चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो आपके केसेस आए हैं ऑन फंडामेंटल राइट्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर हम देखेंगे हमारे प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आर्टिकल 14 टू 18 यानी राइट टू इक्वालिटी से। इसमें सबसे पहला केस आ जाता है ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1974। इसने इंट्रोड्यूस किया द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी एज अ डायनेमिक प्रिंसिपल। ठीक है, इक्वलिटी एज अ डायनेमिक प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है कि ये डायनेमिक है। इक्वलिटी जो होती है वो अलग अलग मायने में जब नई चीज़ें आपके सामने आती हैं तो उसमें सबको इक्वलिटी देनी चाहिए। और यहाँ पे अगर मैं इसके सिग्निफिकेंसेस की बात करता हूँ तो इक्वलिटी ना केवल फॉर्मल होती है बट ये इनकम्पास के क्या करती है, फेयरनेस को, रीजनेबलनेस को और नॉन आर्बिट्ररीनेस को, यानी आर्बिट्री नेचर नहीं होता है स्टेट एक्शंस का। और फेयरनेस होनी चाहिए और रीजनेबलनेस यहाँ पर होनी चाहिए, मानी मनमानी नहीं कर सकती है सबके साथ। फेयरनेस होना चाहिए और एक कारण होना चाहिए, एक उचित कारण होना चाहिए। सेकंड केस हमारा आता है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। अब इसने स्ट्रेंथन किया द नेक्सस बिटवीन आर्टिकल 14, 19 एंड 21 कि यहाँ पर लिंक है तीनों के बीच में, आर्टिकल 14, 19 और 21 में। सिग्निफिकेंस इसका क्या हुआ, इस्टेब्लिश किया द दैट आर्बिट्री एक्शंस ऑफ द स्टेट वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी। यानी यहाँ पे आप देखेंगे तो 78 का जो 1978 का जो टाइम था दोस्तों, इससे पहले कई सारे अमेंडमेंट किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में जिससे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर काफ़ी सारे चेंजेस आए। और अगर हम देखेंगे 42nd अमेंडमेंट या फिर 44th अमेंडमेंट 78 का, 42nd अमेंडमेंट आपके 76 का, तो इनमें आपको बहुत ही ज़्यादा बदलाव देखने को मिले। 42nd को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आर्बिट्री एक्शन, ऐसा कोई एक्शन नहीं ले सकती जो कि आर्बिट्री हो नेचर में। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी को फॉलो करना पड़ेगा, यानी समानता का अधिकार होना चाहिए। थर्ड आता है नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। अब इसमें क्या हुआ कि डीक्रिमिनलाइज किया गया होमोसेक्सुअलिटी को। और यहाँ पर बाय रीडिंग नाउ सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी, इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ, यानी आईपीसी के सेक्शन 337 में अफर्म किया इसने इक्वलिटी एंड डिग्निटी फॉर एलजीबीटी इंडिविजुअल्स। यानी यहाँ पर जो एलजीबीटी कम्युनिटी है उनको इक्वलिटी दी गई और उनको डिग्निटी दी गई। तो ये आपको इक्वलिटी के प्रिंसिपल को शो करता है। यानी जो आपका सेक्शन 377 है इसके जो अंदर है ये आपका क्रिमिनलाइजेशन था पहले, तो इसको डीक्रिमिनलाइज किया गया। और रीडिंग डाउन का मतलब होता है कि आपके आर्टिकल 377 को रिस्ट्रिक्ट करना या लॉ को थोड़ा सा इसकी पावर को कम करना, लिमिट करना। ठीक है। सेकंड आता है हमारा राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से 22 तक। इसमें क्या था, मेनका गांधी 1978, ये केस भी ऐड होगा क्योंकि इसमें इसने इंटरप्रेट किया पर्सनल लिबर्टी को आर्टिकल 21 के अंदर। और इसमें सिग्निफिकेंस क्या हुआ कि रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम मस्ट पास द टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस। यानी आपकी फ्रीडम पर, आपकी आज़ादी पर तभी रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं जब वो कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हो। ठीक है, यहाँ बात क्या आती है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। फिर आता है हमारा एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1974 केस। इसने रीअफर्म किया फेडरलिज्म बाय लिमिटिंग द मिसयूज ऑफ आर्टिकल 56। यानी यहाँ पर फिर से फेडरलिज्म के ऊपर बल दिया गया, जहाँ लिमिट किया गया जो मिसयूज बार बार हो रहा था आर्टिकल 356 का, यानी इमरजेंसी का, प्रेसिडेंट रूल का। सिग्निफिकेंस की बात करता हूँ तो यहाँ पर प्रोटेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस फ्रॉम आर्बिट्री स्टेट एक्शंस। और फेडरलिज्म आपकी डेमोक्रेसी का एक अहम हिस्सा है, तो इसने डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को बचाया, बढ़ावा दिया और जो स्टेट का आर्बिट्री एक्शन है कि बार बार अपने हाथ में पावर लेना, उसको कम किया। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 से 24। इसमें बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984। अगर आप दोस्तों देखेंगे तो एक केस में आपको मल्टीपल चीज़ें देखने को मिलेंगी।
फॉर एग्जांपल वो फंडामेंटल राइट से भी रिलेटेड है, वो डीपीएसपी से भी रिलेटेड है, वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट से भी रिलेटेड हो सकता है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो सकता है, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड हो सकता है। तो मैं मल्टीपल टाइम्स आपको पढ़ा रहा हूँ, जो जो चीज़ें बता रहा हूँ उसमें आप देखेंगे कि आपका रिवीजन भी हो रहा है, साथ में नई चीज़ें भी पता चल रही हैं। आप अलग अलग उसको चीज़ कैटेगरीज से, अलग अलग आपके जजमेंट से, और जो अलग अलग यहाँ पर दी गई हैं, फॉर एग्जांपल वुमेन हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, इन सारे आपके सिलेबस के पार्ट से जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये क्या है बॉन्ड, ये एड्रेस करता है बॉन्डेड लेबर को और मॉडर्न स्लेवरी को, यानी जो आपके बंधुआ मजदूर हैं उनको एड्रेस करता है ये। और यहाँ पर जो मॉडर्न स्लेवरी, जो नए नए स्लेवरी के अभी जो टैक्टिक्स आए हैं उनको। सिग्निफिकेंस इसका क्या है, इसने रिइंफोर्स किया था स्टेट्स ड्यूटी, स्टेट की ड्यूटी है कि वो प्रोटेक्ट करे वर्कर को एक्सप्लॉयटेशन से बचाए। यानी यहाँ पर ये फॉर एग्जांपल जो स्टेट है उसका ये अधिकार बनता है, आपकी कंट्री का, आपकी गवर्नमेंट का ये अधिकार है कि वो, इसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जो वर्कर्स हैं उनका ध्यान देगी। आपके डीपीएसपी में भी दिया गया है, ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। सेकंड की बात करता हूँ तो पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982। अब इसने किस पर फोकस किया, राइट ऑफ वर्कर्स इन एशियाड गेम्स कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, यानी एशियाड गेम्स के जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में काम कर हो रहा था, तो उसमें जो वर्कर्स के राइट हैं कहीं ना कहीं उनको ध्यान नहीं दिया गया था, तो इसकी वजह से ये केस सामने आया। अब इसमें क्या हुआ कि सिग्निफिकेंस, इसने रिकॉग्नाइज किया फोर्स्ड लेबर एज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 23, और यहाँ पर फोर्स्ड लेबर किया जा रहा था, यानी उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, तो यहाँ पर फोर्स्ड लेबर को रिकॉग्नाइज किया गया, वायलेशन है किसका, आर्टिकल 23 का। फोर्थ पे आते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28 तक है। इसमें क्या आता है, सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017। इसने डिक्लेयर क्या किया दोस्तों, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी जो आपका ट्रिपल तलाक है, 3 बार तलाक 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 करके जो शादियाँ तोड़ दी जाती हैं, स्पेशली निकाह तोड़ दिया जाता है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और इसने क्या किया, प्रोटेक्ट किया द राइट्स ऑफ मुस्लिम वुमेन एंड प्रमोटेड जेंडर जस्टिस, जेंडर जस्टिस को बढ़ावा दिया, और जो मुस्लिम वुमेन है उनके राइट्स को प्रमोट किया कि ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2018 सबरीमाला मंदिर केस, ठीक है। जो इसमें है कि अलाउड एंट्री ऑफ वुमेन, जो वुमेन की एंट्री है सारे ही एजेस में वो कर सकते हैं सबरीमाला टेम्पल में, यानी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। दरअसल बात क्या थी दोस्तों कि एक सर्टेन एज के जो लेडीज़ हैं उनको नहीं जाने दिया जा रहा था बिकॉज ऑफ दियर मेंस्ट्रुएशन साइकिल, तो इस वजह से यहाँ पर ये केस सामने आया। इसने जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा दिया और नॉन डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पे भेदभाव नहीं होना चाहिए रिलीजियस प्रैक्टिसेस में, और ये दोनों के लिए बराबर है, चाहे फीमेल हो या मेल हो। फिर हमारा आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 से 30 के बीच में। यहाँ पे लैंडमार्क केसेस क्या क्या है, TMA पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2002। इसने क्लैरिफाइड द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, इसमें क्लैरिफाई किया गया किसके, माइनॉरिटीज़ के राइट्स को, टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश भी कर सकते हैं और अपने हिसाब से उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी देख सकते हैं, चला सकते हैं। सिग्निफिकेंस, इसने प्रोटेक्ट किया ऑटोनॉमी ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, यानी वो ऑटोनोमस हैं, अपने हिसाब से काम कर सकते हैं बेसिकली। फिर नेक्स्ट केस आता है हमारा PA इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2005। इसने रेस्ट्रिक्ट किया स्टेट की इंटरफेरेंस को प्राइवेट अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, यानी स्टेट जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकता है, थोड़ी ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी उसको, किन चीज़ में, किन चीज़ों के, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है, किन चीज़ों के मामले में, कि वो अपना करिकुलम है, जो सिलेबस तो वैसे सेम ही पढ़ाया जाएगा, और जो करिकुलम है, जो उनका मैकेनिज्म है वर्क करने का, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़, तो इन सब के रिलेटेड उनको ऑटोनॉमी दी गई है, ठीक है। सिग्निफिकेंट, बैलेंस्ड माइनॉरिटी राइट्स विद स्टेट रेगुलेशन, और यहाँ पर माइनॉरिटी के राइट को बैलेंस किया गया स्टेट के रेगुलेशंस, यानी जो गाइडलाइंस होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं, उसको तो दे सकता है कि ये सिलेबस है, ये सब्जेक्ट्स हैं, इस प्रकार की पढ़ाई होनी चाहिए, इतने दिन पढ़ाई होनी चाहिए, तो ये चीज़ें बताई जा सकती हैं कि स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा इंस्टीट्यूशन को,
पर कहीं ना कहीं उन स्टैंडर्ड्स के अलावा बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट की तरफ से। नेक्स्ट आता है दोस्तों राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है एक इम्पॉर्टेंट राइट है जो कि एनफोर्समेंट करता है आपके फंडामेंटल राइट्स का। एनफोर्समेंट अगर हम देखेंगे तो आर्टिकल 32 से ही होता है। यहाँ पे पहला केस आता है केस अनंत भारती केस, स्टेट ऑफ केरल 1973। इसने इस्टेब्लिश किया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को और इंश्योर किया फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अब्रोगेटेड। जो फंडामेंटल राइट है वो हटाए लिए नहीं जा सकते, छीने नहीं जा सकते, इवन बाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दें फिर भी, क्योंकि ये हो जाता है पार्ट किसका, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का। ठीक है। नेक्स्ट आता है एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997। इसने अफर्म किया प्राइमेसी ऑफ जुडिशरी कि जो जुडिशरी की प्राइमेसी है प्रोटेक्ट करने में फंडामेंटल राइट्स को। सिग्निफिकेंस, इसने जुडिशियल रिव्यू को माना एक इंटीग्रल पार्ट किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। और जुडिशियल रिव्यू जो है वो बचाता है आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ऐसी डिसीजंस लिए जाते हैं, ऐसी पॉलिसीज बनाई जाती हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स को या बेसिक स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं हर्ट करते हैं। 7 आता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21। इसमें मेनका गांधी 1978 जिसमें स्कोप को एक्सपेंड किया गया आर्टिकल 21 को, और यहाँ पे क्या इंक्लूड किया गया, राइट टू लिव विद डिग्निटी। और सिग्निफिकेंस इसका क्या है कि इस्टेब्लिश दैट नो लॉ कैन कर्टेल पर्सनल लिबर्टी, यानी कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जो कि आपकी पर्सनल लिबर्टी को छीन सके आर्बिट्ररली। फिर नेक्स्ट केस आता है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997। इसने कुछ गाइडलाइंस फॉर्मुलेट करी फॉर प्रिवेंटिंग सेक्सुअल हरासमेंट, आपके वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट से बचाने के लिए। ये आपके आर्टिकल 21 में आता है, यानी राइट टू सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट। फिर थर्ड केस आता है पुत्तुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017। इसमें क्या है कि डिक्लेयर किया इसने राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि लेट द फाउंडेशन फॉर डेटा प्रोटेक्शन एंड इंडिविजुअल ऑटोनॉमी। और ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट है तो आर्टिकल 21 के अंदर, यानी राइट टू प्राइवेसी और राइट टू प्रोटेक्ट डेटा प्रोटेक्शन, ये राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ डेटा एंड आपका जो एक फंडामेंटल राइट है। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।